आज के लेक्चर में हम वेव का जो बाकी का टॉपिक है और मेनली जो सुपरपोजिशन वाला टॉपिक है उनको कवर करेंगे। सो मेन थिंग इज़ अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जब दो या दो से ज़्यादा आइडेंटिकल वेव्स एक दूसरे से मिलती हैं तो अनलाइक पार्टिकल वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ करके एक रिजल्टेंट जो वेव है उसको क्रिएट करती हैं। हमें पता है कि जब पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो टकराने के बाद वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते, जस्ट मोमेंटम का एक्सचेंज करके वापस अपनी पहली सिचुएशन में आ जाते हैं। लेकिन वेव के केस में ऐसा नहीं है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें बताता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा वेव्स, आइडेंटिकल वेव्स मतलब अगर एक साउंड है तो दूसरी भी साउंड है, एक लाइट है दूसरी भी लाइट है, तो अगर ऐसी वेव्स सुपरपोज करें अब एक दूसरे से मिलती हैं तो जो रिजल्टेंट उनका बनता है वो उनके सम के इक्वल होता है। अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड y1 है, दूसरे का y2 है, तीसरे का y3 है, तो जब वो आपस में मिलेंगी तो वो मिल के एक रिजल्टेंट वेव बनाएंगी जिनका एम्पलीट्यूड जो होगा वो उनके सम के इक्वल होगा। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कंसिक्वेंस में हमारे पास तीन तरह के मेन केसेस आते हैं, मेन प्रोसेसेस आते हैं, जो कि जिसमें पहले है इंटरफेरेंस, फिर है बीट्स और फिर है स्टेशनरी वेव्स। तो अगर हमारे पास दो ऐसी वेव्स आपस में मिलें जो जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो और वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हों तो वो इंटरफेरेंस को क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर वही वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो वो स्टेशनरी वेव को क्रिएट करेंगे। और अगर उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो स्लाइड से डिफरेंट हो और मूव वो सेम डायरेक्शन में कर रहे हो तो वो बीट्स को क्रिएट करेंगे। सो वन बाय वन हमने डिटेल से देखना है इनको कि इनका मतलब क्या है। सो इंटरफेरेंस का जो हमारे पास सिनेरियो है वो तब क्रिएट होगा जब हमारे पास दो ऐसी वेव्स जो कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और उनकी फ्रिक्वेंसी सेम है वो एक दूसरे से मिलें। इंटरफेरेंस दो तरह की हो सकती है, एक तो होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अपने नाम से ज़ाहिर है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऐसी इंटरफेरेंस है जिसमें एम्पलीट्यूड एक दूसरे को रीइंफोर्स करता है, सारी की सारी वेव्स एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं और उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो इंक्रीज़ होता है। और ये कब होता है? जब क्रस्ट मिले क्रस्ट से या ट्रफ मिले ट्रफ से। इसके बारे में आपने याद रखनी है जो मेन कंडीशन है कि उन वेव का जो पाथ डिफरेंस है दैट शुड बी द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ देयर वेवलेंथ, दैट इज़ एन लैम्डा। एन की वैल्यू +-1 +-2 +-3 कुछ भी हो सकती है। तो कल के फार्मूले के मुताबिक हम अगर इसका फेज़ एंगल निकालना चाहे कि वो जो दो वेव्स हैं उनका फेज़ एंगल क्या होगा, तो अगेन इस फार्मूले से हम उसको निकाल सकते हैं, दैट इज़ 2πx/λ। x से मुराद वही डेल्टा x है, पाथ डिफरेंस। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 हो, मतलब पाथ डिफरेंट लैम्डा हो, तो उस केस में हमारे पास जो फेज़ एंगल आएगा दोनों वेव में जो कि मिलकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं वो 2π होगा। इसी तरह अगर आप डेल्टा s या x जिसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस, उसकी वैल्यू जो है इसमें पुट करते जाएं तो हमारे पास कुछ इस तरह का सीक्वेंस मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कि दो ऐसी वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी जिनका फेज़ एंगल 2π, 4π, 6π, 8π, मतलब कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई जो हैं वो रिपीट होते रहें। ऑन दी अदर हैंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अपने नाम से ज़ाहिर है कि ये इस केस में जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगी, वेव्स एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगी। और ये कब होगा? जब क्रस्ट मिले ट्रफ से या ट्रफ मिले क्रस्ट के साथ। इस केस में जो हमारा पाथ डिफरेंस होगा वो उसका फार्मूला 2n+1 इंटू λ/2 होगा और n की वैल्यू वही 0 +1 -1 +2 -2 इस तरह से होगी। और इसकी वैल्यू इसी फार्मूले में जो फेज़ एंगल का हमारे पास फार्मूला है इसमें जहाँ x लिखा हुआ है इसकी जगह वैल्यू पुट करके आप उनका फेज़ एंगल निकाल सकते हैं जो कि कुछ पाई, 3π/2, 5π/2 ऑड मल्टीपल आएंगे। इवन मल्टीपल आ रहे थे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ऐसी वेव्स आपस में मिलें जिनका पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल हो तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं। इसके बाद हमारे पास बीट्स आएगा, सेकंड जो फिनोमिना है।
बीट्स का फिनोमेना हमारे पास तब क्रिएट होता है जब दो ऐसी वेव्स आपस में मिलें जो कि मूव तो सेम डायरेक्शन में कर रही हैं लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट हो। और याद रहे कि ये जो फ्रिक्वेंसी में स्लाइड्स डिफरेंट है, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 हर्ट्स। अगर वो इक्वल टू 10 हर्ट्स है या लेस देन 10 हर्ट्स है तो आपके पास बीट्स का फिनोमेना होगा। अगर 10 हर्ट्स से ज़्यादा का फ़र्क होगा तो फिर बीट्स हमें सुनाई नहीं देंगे। नाउ व्हाट आर बीट्स? बीट्स है पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन द लाउडनेस ऑफ साउंड, कि किसी भी आवाज़ का एकदम से उसकी जो लाउडनेस ज़्यादा होती है या कम होती है उसको आप बीट बोलते हैं। और इन्हीं कह सकते हैं कि आप राइज एंड फॉल से रिदमिक म्यूज़िक को जनरेट करते हैं। तो हमारे पास दो वेव्स के मिलने से नंबर ऑफ़ बीट्स कितनी होंगी वो इस सिंपल फिनोमेना से फार्मूले से दिया जा सकता है, दैट इज़ n इज़ इक्वल टू f2 माइनस f1। मतलब अगर हमारे पास दो ट्यूनिंग फोर्क हैं, एक की फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्स है और एक की 12 हर्ट्स है, तो उनसे जनरेट होने वाली वेव जब आपस में मिलेंगी तो डेफिनेटली बीट्स जनरेट करेंगी। तो वो पर सेकंड कितने बीट्स को जनरेट करेंगी? दोनों की फ्रिक्वेंसी में फ़र्क जो है वो 12 माइनस 10, क्योंकि 2 हर्ट्स का है तो 2 बीट्स हमें पर सेकंड सुनाई देंगी। इसके अलावा हमारे पास इंटेंसिटी का जो रिलेशन है लाउडनेस के साथ या एम्पलीट्यूड के साथ, ये भी आपने याद रखना है कि किसी भी आवाज़ की इंटेंसिटी जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। ठीक है, यहाँ इसको आप लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट रिलेशन है स्क्वायर रूट ऑफ देयर इंटेंसिटी। तो जब कभी आपसे इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का आपस में रिलेशन जो है वो पूछा जाए तो आप इस तरह से आप बता सकते हैं इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, और इंटेंसिटी और लाउडनेस का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। और जो थर्ड फिनोमिना है जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के तहत होता है दैट इज़ स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव क्या होती हैं और इनकी डिफरेंट जो फिनोमिना हैं वो कौन कौन। ओके, नेक्स्ट हमने देखनी है स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम्स। हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि एयर के फ्लो पे चल रहे होते हैं, जस्ट लाइक बाउंसरी होगी या किसी भी आप बॉटल वगैरह को आप यूज़ कर सकते हैं। तो एयर कॉलम्स में हमारे पास दो शेप्स आती हैं। एक ऐसे एयर कॉलम्स होते हैं जिनकी दोनों एंड्स ओपन होते हैं, जस्ट लाइक आप फ्लूट बोल सकते हैं बांसुरी में जिस तरह होते हैं, और कुछ ऐसे एयर कॉलम्स होते हैं जिनका एक एंड ओपन होता है और एक क्लोज होता है, जस्ट लाइक बॉटल। यही वजह है कि आप बॉटल में भी अगर एयर के फ्लो को कंट्रोल करें तो उससे डिफरेंट म्यूज़िकल साउंड जनरेट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास एयर कॉलम ओपन फ्रॉम बोथ हैंड्स हैं, इसमें हमारे पास एग्जैक्टली उसी तरह के फ्रिक्वेंसीज जनरेट होती हैं जैसे कि इन स्ट्रेच स्ट्रिंग है, इसलिए इसका एक्सप्रेशन जो है वो सेम वही है NV/2L। और इसमें भी स्ट्रिंग की तरह सारे के सारे हार्मोनिक्स जो हैं वो जनरेट किए जा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो एयर कॉलम होते हैं जिनका एक एंड ओपन होता है एक क्लोज होता है, उसमें कुछ इस तरह की शेप होती है। उसमें फर्स्ट मोड आप इस तरह लेंगे कि हमारे पास ये जो वेव है ये एंटी नोड से स्टार्ट हुई और ये नोड है, और आपको पता है कि इस केस में टोटल जो लेंथ होगी एयर कॉलम की उसमें हमारे पास क्योंकि एंटी नोड से नोड है तो इसका फासला λ/4 होता है। और फर्स्ट हार्मोनिक के लिए आप लैम्डा की जगह λ1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से λ1 की वैल्यू 4L आ जाएगी, और वेव इक्वेशन यूज़ करते हुए आप फ्रिक्वेंसी की वैल्यू f1 V/λ1 होगा। और जब λ1 की वैल्यू 4L आप पुट करेंगे तो f1 जो इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होगी वो आ जाएगी V/4L। किस केस में? जब हम एयर कॉलम ले रहे हैं जो कि एक एंड से ओपन था और एक एंड से क्लोज था। अब अगर हम इसका सेकंड मोड चेक करें तो कुछ इस तरह के हमारे दो लूप बनेंगे। एंटी नोड से नोड λ/4, नोड से अगेन एंटी नोड λ/4, और अगेन एंटी नोड से नोड तक λ/4। तो टोटल जो एयर कॉलम है उसमें हमारे पास वेव आ जाएगी λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2, मतलब कि λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4, क्योंकि एंटी नोड से नोड का फासला λ/4, नोड से एंटी नोड λ/4 और एंटी नोड से नोड λ/4। तो सारे हो जाएंगे 3 λ/4, और क्योंकि ये सेकेंड हार्मोनिक है तो लैम्डा के साथ 2 आ जाएगा। यहाँ से आप λ2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो f2 किसके कुल आ जाएगा V/λ2। तो λ2 की ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास f2 की वैल्यू आ जाएगी 3V/4L।
जो कि ओवर ट्यून फ्रिक्वेंसी होगी, मतलब कि सेकंड फ्रिक्वेंसी। फर्स्ट फ्रिक्वेंसी थी V/4L, मतलब 1V/4L। सेकंड हो गई 3V/4L, तो थर्ड क्या होगी 5V/4L। फोर क्या होगी 7V/4L। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास Fn क्या होगा NV/4L, वेयर इस केस में जब हमारे पास एयर कॉलम क्लोज है एक एंड से, तो हमारे पास n की वैल्यू होगी 1 3 5 7। मतलब हमारे पास इस केस में सिर्फ ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट होंगे, जिसमें 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। अगर हमारे पास स्ट्रिंग की एग्जांपल लें या एयर कॉलम जो कि ओपन थे बोथ हैंड से, उसकी एग्जांपल लें, तो उसमें हमारे पास सारे हार्मोनिक प्रेजेंट थे। लेकिन हमारे पास स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम क्लोज्ड फ्रॉम वन एंड एंड ओपन फ्रॉम वन एंड, उसके केस में हमारे पास सारे के सारे हार्मोनिक प्रेजेंट नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखें, अगर वो आपको एमसीक्यू में पूछता है कि आपने एयर कॉलम क्लोज फ्रॉम वन एंड के लिए सेकंड हार्मोनिक की वैल्यू बताएं, तो वहाँ पे आप सेकंड हार्मोनिक ये 3 नहीं लेंगे, आप वहाँ पे 3V और 4L नहीं लेंगे। जब उसने n की वैल्यू 2 आपको बोली हुई है, तो आप 2 के लिए वैल्यू निकालें। और जाहिर सी बात है, जब हमारे पास 2 पे इवन वैल्यू पे कोई हमें हार्मोनिक मौजूद ही नहीं है इस केस में, तो वहाँ पे आप आंसर टिक करेंगे नो हार्मोनिक प्रेजेंट। स्टेशनरी वेव का जो सबसे पहला केस है वो स्ट्रेच स्ट्रिंग में है, कि अगर हमारे पास एक ऐसी स्ट्रिंग है जो दोनों एंड से हमने बांधी हुई है, तो उसमें जो स्टेशनरी वेव जनरेट होंगी वो ट्रांसवर्स वेव की टाइप की होंगी। मतलब अप एंड डाउन उसमें पार्टिकल्स मूव करेंगे, और उस कितनी स्पीड से मूव करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू √F/m। और याद रहे यहाँ पे F जो है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, और M से मुराद मैस पर यूनिट लेंथ है, नॉट जस्ट मैस पर यूनिट लेंथ। मतलब इसके जो यूनिट हैं वो kg/मीटर होंगे। तो हमारे पास जो टेंशन के साथ स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव का रिलेशन है वो डायरेक्ट है, जबकि उसके मैस पर यूनिट लेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो लेट्स सपोज हमारे पास स्टेशनरी वेव जनरेट हुई हैं स्ट्रिंग के अंदर। अगर हम उसको सेंटर से बिल्कुल स्ट्रिंग के सेंटर से उसको प्लग करें, मतलब डिस्टर्ब करें, तो उसमें हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक मतलब 1 लूप रखने वाली वेव जनरेट होगी कुछ इस तरह की। तो इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या होगी, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, जिसमें फर्स्ट लूप हमारे पास जनरेट होगा, वो कुछ इस तरह से कैलकुलेट आप कर सकते हैं कि हमारे पास किसी भी स्टेशनरी वेव में 2 पॉइंट होते हैं, एक होते हैं नोड और एक होते हैं एंटी नोड। नोड वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे स्टेशनरी वेव का डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो, और एंटी नोड मतलब नोड के उल्ट, एंटी मतलब जहाँ पे उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो या डिस्प्लेसमेंट हो, उसको आप एंटी नोड बोलेंगे। इसके अलावा याद रखें, 2 कंसेक्टिव नोड या 2 कंसेक्टिव एंटी नोड के दरमियान जो फासला होता है वो λ/2 होगा, और एक नोड और उसके बिल्कुल साथ वाले एंटी नोड के दरमियान जो फासला होगा वो λ/4 होगा। तो हमारे पास इस केस में ये 2 नोड हैं और ये हमारे पास एंटी नोड है। तो लेट्स सपोज इसमें जब फर्स्ट हार्मोनिक जनरेट होगा, तो टोटल स्ट्रिंग की लेंथ थी L, और इसमें वेव कितनी जनरेट हो रही है नोड से लेके नोड तक, मतलब कि λ/2। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है एक ही क्रस्ट है और एक ही ट्रफ है। तो क्रस्ट से अगला क्रस्ट होता तो उसका फासला लैम्डा होता है, लेकिन क्योंकि सिर्फ एक ही हमारे पास क्रस्ट है तो इसमें आधी वेव है, मतलब λ/2। और क्योंकि फर्स्ट मोड है तो मैंने लैम्डा के साथ 1 लिख दिया। अब 2 दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई फर्स्ट मोड के लिए। अब आपको पता है फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकालने के लिए वेव इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं, v इक्वल टू एफ लैम्डा, जो कि इस केस में होगा v इक्वल टू f1 λ1। सो f1 हो जाएगा v/λ1, और λ1 की वैल्यू 2L पुट करेंगे, तो ये हमारे पास टच स्ट्रिंग के केस में फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, मतलब फर्स्ट फ्रिक्वेंसी। इसी तरह अगर हम सेंटर की बजाय स्ट्रिंग को उसके मज़ीद हाफ से, सेंटर होता है हाफ पॉइंट, अब उसके हाफ से हाफ पॉइंट पे अगर हम उसको प्लग करें, तो हमारे पास सेकंड मोड या सेकंड हार्मोनिक वेव जनरेट होगी, मतलब जिसमें 2 लूप होंगे। सो नोड से नोड का फासला λ/2 और नोड से नोड का फासला λ/2, तो इसमें टोटल लेंथ में हमारे पास कितनी वेव जनरेट होंगी, λ/2 प्लस λ/2, और लैम्डा के साथ 2 इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये
सेकेंड हार्मोनिकल। तो इस तरह से हमारे पास जो लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू एल, और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू इस केस से हम निकाल लेंगे F2 विल बी इक्वल टू V ओवर एल। यहाँ इसको लिख सकते हैं 2V ओवर 2L। इसी तरह F3 की वैल्यू आ जाएगी 3V ओवर 2L। F1 थी V ओवर 2L, F2 आई 2V ओवर 2L, 2 से कैंसिल होकर ये एक्सप्रेशन बन सकता है, तो 2V ओवर 2L। और F3 होगा 3V ओवर 2L, F4 होगा 4V ओवर 2L। तो हम लिख सकते हैं इसमें जो nth हार्मोनिक होगा Fn दैट विल बी इक्वल टू NV ओवर 2L। याद रखें फर्स्ट फ्रिक्वेंसी जो होती है फर्स्ट मोड की उसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, सेकंड जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं ओवर ट्यून फ्रिक्वेंसी, और जो थर्ड फ्रिक्वेंसी होगी उसको कहते हैं नेक्स्ट टू द ओवर ट्यून फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो अगर कभी आपको पूछा जाए कि डिराइव द वैल्यू फॉर ओवर ट्यून फ्रिक्वेंसी, तो अंडरस्टूड बात है वो आपसे F2 की वैल्यू मांग रहा है। तो आप यहाँ पे n की जगह 2 पुट करेंगे तो F2 आ जाएगा 2V ओवर 2L, 2 से कैंसिल होकर V ओवर L रह जाएगा। सो इस तरह से आप स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग में डिफरेंट nth मोड तक की जो फ्रिक्वेंसी है उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वेव का लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज़ डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट बेसिकली अपेरेंट चेंज है इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ एनी वेव ड्यू टू रिलेटिव मोशन। जब भी हमारे पास रिलेटिव मोशन का केस आएगा उस टाइम पे हमारे पास जो ऑब्ज़र्व की गई फ्रिक्वेंसी होगी और जो सोर्स की एक्चुअल फ्रिक्वेंसी होगी उसमें फ़र्क आ जाता है। सो इस अपेरेंट चेंज इन फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। अब इसमें 4 केसेस बेसिकली बनते हैं। फर्स्ट केस वो है जिसमें हमारे पास सोर्स जो है वो रेस्ट पे होता है और ऑब्जर्वर जो है वो किसी स्पीड u0 से मूव कर रहा होता है टूवर्ड्स द सोर्स। जस्ट लाइक रिक्शा खड़ा है या ट्रेन खड़ी है और आप आस्ता आस्ता उसके करीब जा रहे हैं, या जिस रूम में टेलीविज़न लगा हुआ है आप अपने छत से दूसरे फ्लोर से या दूसरे कमरे से जब आप उसकी तरफ जाना शुरू करेंगे तो आपकी ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि आस्ता आस्ता उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती जाती है। तो इस केस के लिए जब सोर्स से मुराद जो वेव को जनरेट कर रहा है और ऑब्जर्वर से मुराद जो उन वेव्स को सुन रहा है या देख रहा है, वो जब उसकी तरफ जाएंगे तो हमारे पास उस केस में जो फ्रिक्वेंसी होगी, जो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी होगी दैट विल इक्वल टू F इंटू वी प्लस u0 ओवर वी। अब F से मुराद है जो उसकी एक्चुअल फ्रिक्वेंसी है, V से मुराद है जो वेव की स्पीड है, और u0 से मुराद है कि जो ऑब्जर्वर जिस स्पीड से उसकी तरफ जा रहा है। तो इस केस में हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो लाउडर हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी एक्चुअल फ्रिक्वेंसी से, बट याद रहे लैम्डा जो है वो कांस्टेंट रहेगा इस केस में। पहले आप सेकंड केस में जो है ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाता है। फर्स्ट केस में ऑब्जर्वर सोर्स से करीब जा रहा था, आप टेलीविज़न से, ट्रेन से, रिक्शे के करीब जा रहे थे तो आवाज़ ऊंची हो रही थी। लेकिन दूसरे केस में आप इन्हीं चीज़ों से जो सोर्स हैं जो कि वेव जनरेट कर रहे हैं, अगर आप उनसे दूर जाएं विद एनी वेलोसिटी u0, तो आपको कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि फ्रिक्वेंसी जो है वो आस्ता आस्ता कम होती जाएगी और एक टाइम आएगा बिल्कुल ख़त्म भी हो सकती है। सो इस केस के लिए जो आप फ्रिक्वेंसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे वो होगा Fb इज़ इक्वल टू F इंटू वी माइनस u0 डिवाइडेड बाई वी। फैक्टर माइनस जो हो रहा है वो इस बात का सबूत है कि हमारे पास इस केस में जो वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी, बट अगेन लैम्डा विल रिमेन कांस्टेंट। अब थर्ड और फोर्थ केस में, पहले दो केसेस में जो था सोर्स रेस्ट पे था और ऑब्जर्वर मूव कर रहा था। थर्ड और फोर्थ केस वो हैं जिनमें हमारे पास वेवलेंथ चेंज होती है और उसमें जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पे है जबकि सोर्स मूव करता है। सो थर्ड केस है कि जब हमारा ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और सोर्स ट्रेन है, रिक्शा है, टेलीविज़न है, वो खुद चल के ऑब्जर्वर के पास जा रहा है विद एनी स्पीड us। सो इस केस में नेगेटिव डॉपलर शिफ्ट आएगी, मतलब इस केस में हमारे पास जो वेवलेंथ है वो कम होगी। वो इसलिए कम होगी कि हमारे पास सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान जो स्पेस है वो अभी भी उतनी ही है, लेकिन जो स्पेस और रीजन है वो आस्ता आस्ता कम होता जा रहा है। जब हमारे पास जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता हुआ जाएगा तो आस्ता आस्ता उन दोनों के दरमियान जो स्पेस है वो कम से कम होती जाएगी। लेकिन सोर्स जो वेव जनरेट कर रहा है वो तो उतनी ही जनरेट कर रहा है ना, अगर पहले 1000 जनरेट कर रहा था तो अभी भी 1000 जनरेट कर रहा है। लेकिन आस्ता आस्ता दोनों के करीब आ जाने की वजह से जो उनके दरमियान जगह है, जो स्पेस है, जो एयर है,
जो उसको उन वेव्स को इकट्ठा होने की जो जगह मिल रही है वो कम होती जा रही है जो वो उसके करीब मूव करता जा रहा है। तो जिसकी वजह से जो वेवलेंथ है वो कम होती जाती है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव डॉपलर शिफ्ट। और क्योंकि हमारे पास वेवलेंथ कम होगी तो इस केस में जो फ्रिक्वेंसी हम ऑब्ज़र्व करेंगे वो हायर होगी। यही वजह है कि जब आपकी तरफ सोर्स मूव करता हुआ आता है तो आस्ते आस्ते उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है। और इस केस को आप ऐसे लिख सकते हैं एफ सी इज इक्वल टू एफ इंटू वी ओवर वी माइनस यू एस। एफ सी से मुराद वो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी है जो कि चेंज होती जा रही है, एफ से मुराद ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है जो वो जनरेट कर रहा है, वी से मुराद वेव की स्पीड है और यू एस से मुराद वो स्पीड है जिससे सोर्स मूव करता हुआ आपकी तरफ आ रहा है। और फोर्थ केस ये है कि ऑब्जर्वर अगेन रेस्ट पे है लेकिन अब सोर्स उससे पास आने की बजाय दूर जा रहा है विद एनी स्पीड यू एस। और ये पॉजिटिव डॉपलर शिफ्ट होगी, मतलब इसमें वेवलेंथ इंक्रीज होगी। अब वेवलेंथ क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि आस्ता आस्ता सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, रीजन बढ़ता जा रहा है, एयर बढ़ती जा रही है। तो वो जो वेव जनरेट कर रहा है उनको अब ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिलती जाएगी उसमें फ़्लो करने के लिए जो वो ऑब्जर्वर से दूर जाएगी। तो इस केस में हमारे पास वेवलेंथ ज़्यादा होगी और आपको पता है फ्रिक्वेंसी के साथ वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है, तो इस केस में फ्रिक्वेंसी कम से कम होती जाएगी और ये उसका एक्सप्रेशन है जो आप यूज़ करेंगे। एक सिंगल जो एक्सप्रेशन है जिससे आपने ये चारों केसेस याद रखने हैं वो ये फार्मूला है। आप इस इक्वेशन को याद रखें और हर केस के मुताबिक इसमें अमेंडमेंट जो है वो करते जाएं। फॉर एग्जांपल पहले दो केस में क्योंकि सोर्स रेस्ट पे है तो यूएस की जगह आप 0 लिख दें तो इस तरह से ये यूएस रिमूव हो जाएगा। अगर ऑब्जर्वर टूवर्ड सोर्स जा रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, अवे जा रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा। जबकि थर्ड और फोर्थ केस में आपने देखा कि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो यू नॉट जो है वो 0 हो जाएगी और जब सोर्स करीब जा रहा था तो यहाँ पॉजिटिव रह जाएगा और जब दूर जा रहा था तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह एक सिंगल एक्सप्रेशन से आप डॉपलर इफ़ेक्ट के सारे केसेस को याद रख सकते हैं। डॉपलर इफ़ेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा कंसेप्ट है जो कि कॉस्मोलॉजी में डिफरेंट एप्लीकेशन इन डेली रूटीन लाइफ में यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि हमारे पास जो ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट का एक कंसेप्ट है जिससे हम स्टार्स को देख के बता सकते हैं कि ये स्टार्स अर्थ के करीब आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं। तो अगर हमारे पास किसी भी स्टार की ब्लू शिफ्ट हो तो ब्लू शिफ्ट आपको पता है कि हमारे पास विजिबल रीजन जो है विब गॉयर जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं उसमें हमारे पास ब्लू की जो वेवलेंथ है वो कम होती है। तो वेवलेंथ कम होने का मतलब है कि वो स्टार डे बाय डे जो स्टार है वो सोर्स है और हम ऑब्जर्वर हैं, तो वो हमारे ये थर्ड केस बन जाएगा, वो दिन ब दिन हमारे करीब आ रहा है जिसकी वजह से उसमें नेगेटिव डॉपलर शिफ्ट आ रही है।